at fixed distance then the system is known as dipole. जैसे हम बात करें Q प्लस है और Q माइनस है, ठीक, ये दो चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं अमाउंट में और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। तो जो ये क्या कहा जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्या कहा जाएगा, डाइपोल कहा जाएगा, ठीक, डाइपोल ये सिस्टम है, ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे H और Cl है, हमको पता है कि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस की वजह से Cl पर माइनस पार्शियल का माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या बन गया, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट को दिखाने के लिए हम म्यू का यूज करते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये म्यू ऐसे दिखाया जाता है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की तरफ होती है, ठीक। ये सब चीजें समझने के लिए 10th लेवल पर बेहतर है। अब आप एक चीज समझिए, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी म्यू पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। ये काम की चीज है आपके, मतलब जो पोलैरिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, जो पोलैरिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, म्यू के। बस इतना समझना है। अगर वैल्यू, जितनी वैल्यू म्यू की ज़्यादा आएगी एक्चुअल में उसका पोलर नेचर उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। देखते हैं जैसे, अच्छा, म्यू का जो फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का वो होता है कोई एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है इसको निकालने का। लेकिन ये चीज़ें 10th लेवल पर निकालने को नहीं आएंगी। आपसे पूछा जाएगा किसका कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसकी पोलैरिटी भी 0 होगी, वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। जिसका, क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा आता जाएगा उसकी पोलैरिटी उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब पोलैरिटी जो होगी वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ पा रहे हैं, बोलो बेटा। हाँ, अगर कोई ऐसे दो एलिमेंट लिए जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम है तो वो मॉलिक्यूल 100% नॉन पोलर होगा, उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे देखिए एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट always have mu is equal to 0। जैसे H2 प्योर कोवेलेंट होगा, पोलर होगा ही नहीं, बिल्कुल प्योर नॉन पोलर। H2 Cl2 Br2 I2 N2 F2 एटसेट्रा, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। समझ पा रहे हैं बोल बेटा, क्या चीज नहीं, डाई एटॉमिक के साथ भी और भी चीजें होती है। मोनो एटॉमिक में डाइपोल का कोई मतलब ही नहीं, डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब कम से कम 2 पोल होने चाहिए। मोनो एटॉमिक सब्सटेंस में, मोनो एटॉमिक एटम में या मोनो एटॉमिक एलिमेंट में डाइपोल बनने के चांसेस ही नहीं है, ओके। डाइपोल के लिए कम से कम 2 पोल होने जरूरी हैं। क्या कह रहे हैं, हाँ, ट्राई एटॉमिक अगर एलिमेंटल फॉर्म है O3 तब भी 0, S8 तब भी 0, P4 तब भी 0। अगर एलिमेंटल फॉर्म किसी की होगी, केवल एक ही एलिमेंट मल्टी एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं,
अपोजिट चार्ज होने चाहिए। इसमें तो सर सेम ही चार्ज है सर, जैसे दो H2 के सर, दो H के मॉलिक्यूल है, एटम से कितने सर चार्ज तो एक ही है। हाँ डाइपोल कैसे बनेगा? नहीं, ये इनका सबका डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब इनमें पोलैरिटी है ही नहीं। जैसे हम HH की बात करें, HH की, बताइए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1 इसकी है, 2.1 इसकी है। क्या कोई किसी पर पार्शियल पॉजिटिव या किसी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा? बोलो बोलो बेटा, नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा तो वो प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, उसमें पोलैरिटी होगी ही नहीं। इसलिए ये मॉलिक्यूल अगर इस फॉर्म में हो तो ये प्योर कोवेलेंट कहे जाते हैं और नॉन पोलर कहे जाते हैं, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं। समझ पा रहे हैं? बोलिए। नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जब बताऊं, डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को, जो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या रिप्रेजेंट करती है? पोलैरिटी। ठीक। डाइपोल क्या होता है? जब कोई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी फिक्स डिस्टेंस पर रखे जाएं तो उस सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है और उसको दिखाया जाता है म्यू से, और इसका फार्मूला होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल होंगे। ये बात डेफिनेशन में है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? इसको बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, बता सकते हैं? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और आर क्या है? मीटर। तो कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? बोलिए। मॉलिक्यूल जब मल्टी एटॉमिक आएगा तो फिर नेट डाइपोल निकाला जाएगा। ठीक है। नेट डाइपोल के लिए अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आप लोगों ने फिजिक्स में या मैथ में थोड़ा सा सीखा है, बताया है सर ने? यस सर। अगर एडिशन ऑफ वेक्टर या हाँ बताया है ना? अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी कुछ चीजें वेक्टर की छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं। ठीक, क्योंकि वो उसी के पे काम आ जाएंगी। जब आप मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें काम आएंगी। ठीक, देखते हैं। एक सिस्टम होता है, अभी डाइपोल पे आते हैं इसके बाद। पहले शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि क्या उसका सिस्टम क्या होगा। देखते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, देखते हैं। जैसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसको बताने के लिए आपको दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक तो ये थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। अगर और अच्छा कहें तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अभी इसी के बाद हम आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाते हैं, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एंड दे क्रिएट repulsion on each other to minimize this repulsion element या molecule set an arrangement
in 3D space, that is known as shape of molecule. किसी भी मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पेयर होते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर पहली बात तो शेप हमेशा कोवेलेंट मॉलिक्यूल का होगा, आयनिक मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री नहीं निकालते, ठीक, कोवेलेंट का होता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जैसे मान लो हम आपसे कहें कि CH4 है, तो CH4 की बात अगर करें तो इसके जो चारों बॉन्ड होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, इसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। मतलब जो 3 बॉन्ड होते हैं वो 3 बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे 3 बॉन्ड ऐसे प्लेन में होते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे होते हैं। और जो 4th बॉन्ड होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ होता है। 3 बॉन्ड ऐसे हैं, ठीक, और 1 बॉन्ड ऊपर की तरफ है। इस शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। आपको पता, जो मैंने लिखा है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हर बॉन्ड है वो एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, रिपल्सन। हर बॉन्ड एक दूसरे पे क्या लगाता है बेटा, रिपल्सन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उन पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे के बॉन्ड पर क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे। समझ पा रहे हैं? इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये 3D में कुछ ऐसा अरेंजमेंट सेट करते हैं कि इनके बीच लगने वाला रिपल्सन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। और जिस दशा में, जिस कंडीशन में, जिस शेप में, जिस ज्योमेट्री में इनके बीच लगने वाला रिपल्सन सबसे मिनिमम होता है तो मॉलिक्यूल उसी कंडीशन में क्या हो जाता है, स्टेबल। और वही कंडीशन उस मॉलिक्यूल का शेप कहलाती है। समझ पा रहे हैं? बोलिए बेटा। जिस कंडीशन में मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, उस स्टेबल कंडीशन को मॉलिक्यूल का शेप कहा जाता है। इसको टेट्राहेड्रल इसलिए कह रहे हैं, ये शेप CH4 का है, CH4 इसका शेप है और इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। और इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मैं भी कुछ शेप आपके सामने बताऊंगा, ठीक। एक और चीज मुझे बतानी है आपको, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, तो वो भी आपको सीखना रहेगा साथ साथ, ठीक। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सीख सकते हैं। मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं, अच्छा लॉन पेयर भी होते हैं ना, लॉन पेयर भी जानते हैं ना, बोलो। तो लॉन पेयर जो रिपल्सन होता है, देखिए जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये प्योर 11th की है, इसमें 10th का कुछ भी नहीं, ये पूरी 11th की है। बस आप थोड़ा सा अटेंशन पे करिए, चीजें समझ जाएंगे। रिपल्सन जो होता है, रिपल्सन वो सबसे ज्यादा लगता है लॉन पेयर में, लॉन पेयर में। उससे कम रिपल्सन लगता है, हाँ, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर में। समझ रहे? जो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं ये आपस में रिपल्सन लगाते हैं। अगर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच लगने वाला रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ठीक है। अब आप समझिए, जैसे एक चीज होती है इसी के साथ, अगर आप जैसे BeCl2 है, BeCl2, तो BeCl2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। कैसे? अभी देखते हैं। बेरिलियम, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है लीनियर। बताइए, ये भी पार्शियल निगेटिव है और ये भी पार्शियल निगेटिव है, ये एक बॉन्ड पेयर है और एक ये बॉन्ड पेयर है। बताइए ये आपस में कितना एंगल बनाए कि इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो। जिस टाइम डिस्टेंस मैक्सिमम होगी उसी टाइम तो रिपल्सन सबसे कम होगा ना, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसका रिपल्सन सबसे कम है, और अगर रिपल्सन कम होगा तो
इसकी जो जिस टाइम पर जिस कंडीशन में रिपल्सन सबसे कम होगा उस टाइम पर जो ज्योमेट्री दिखेगी उसी को क्या कहेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसका शेप कैसा है, लीनियर। अब डाइपोल मूवमेंट कैसे जीरो होगा, देखो पार्शियल माइनस इस पर, पार्शियल माइनस इस पर, और इस पर पार्शियल प्लस आ जाएगा। बोलो बेटा, इसका जो डाइपोल रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? अगर कोई दो इक्वल वेक्टर, अगर कोई दो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल ओवरऑल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ रहे हैं, बोलो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, लीनियर है। ओके, क्या कह रहे हैं, डाइपोल जो होता है, अभी पहले तो बताया, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल के अंदर उनकी पोलैरिटी को, उनके पोलर नेचर को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ पा रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, एक्चुअल में उसका पोलर नेचर उतना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? हम अगर बात करें, देखिए, चलो हम एक बात करते हैं, एक और मॉलिक्यूल जो आपके कोर्स में है, जो आप बता सकते हो। देखिए, ये मैंने बात की थी क्लास में भी, आप देखिए ध्यान से। जैसे CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका भी शेप लीनियर होता है, इसका भी शेप लीनियर होता है। बताइए, इस पर पार्शियल माइनस आएगा, इस पर पार्शियल माइनस आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और इसकी कितनी होती है, 2.5। तो हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी तरफ से निगेटिव वाले चार्ज की तरफ। तो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगी। किधर होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। किधर डायरेक्शन होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो ये आपका हो गया μ1 और ये आपका हो गया μ2। बोलिए, ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इनका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, जीरो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर हम बात करें HCl की, बताइए, हम HCl की बात कर रहे हैं, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसकी 2.5 है, 2.1 होती है, सॉरी, इसकी 2.1 है, 2.1। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसका म्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये पोलर होता है नेचर में। ऐसे ही आप HI ले लीजिए, क्या इसका कभी भी बॉन्ड जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या जीरो आ सकता है? बोलिए, नहीं आएगा। इसका भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन है वो ये होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एक बात और, इसमें कोई दूसरे को कैंसिल करने वाला नहीं है। हाँ सर, कार्बन और फास्फोरस का कौन सा कंपाउंड बनेगा? कार्बन और फास्फोरस का डायरेक्ट कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनता। कुछ मॉलिक्यूल हैं जो मतलब जैसे DNA में है वहाँ पर बन जाता है, और जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर डायरेक्ट हो, ATP है, तो उन जगहों पर होता है। वैसे कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनता। आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है उनके बीच बना हुआ बॉन्ड पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, शेप की बात करें तो शेप हम कुछ चीज़ों से लेके चालू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, नाम सुना है कभी पहले किसी ने? ये हाइब्रिड मतलब सर होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं।
मिक्स एनर्जी मिक्स्ड हो जाती है। ठीक, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा रहा हूँ, जितना पढ़ाऊँ बस उतना ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 10th लेवल का नहीं है, ये पूरा 11th का है, इसमें 10th का नामो निशान तक नहीं है। ठीक, देखते हैं, बहुत सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है, बस ये है कि आप अटेंशन पे करिए। मैं जानता हूँ आप लोग थक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा तो आप स्ट्रक्चर और चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग ऑर्बिटल्स ऑफ slightly different energy, डिफरेंट एनर्जी। ठीक, देखिए एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ये 2s का ऑर्बिटल है और आपको पता है s जब लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखते हैं ना, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो 2s की एनर्जी कम होती है और 2p की एनर्जी ज्यादा होती है ना, बोलिए। तो ये 2p, हाँ क्या चीज, 1s2 2s2 2p6 ये मैंने पहले पढ़ाया है शायद। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास अटेंड नहीं की थी? अभी अभी आए हैं ना, अच्छा इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ये जो 1s2 2s2 है ये सबसेल है। जो 1 का s होता है, 2 का s और 2p भी होता है, 3s 3p 3d होता है, तो ये सबसेल होते हैं। SPDF नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप किसी दिन सेंटर पे आ जाइए, आप मुझको कॉल करके सेंटर पे आ जाइए, तो मैं आपको वो पूरा लेक्चर फिर से पढ़ा दूंगा जो हो चुका है। ठीक है, ठीक, आप आ जाइए, आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप सेंटर पे आ जाइए, मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा। ठीक, आज उतना वो नहीं है टाइम। इधर देखिए जो 2p है, इधर देखिए 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, अगर ये अपनी एनर्जी मिक्स कर लें, जैसे मान लो 1s2 का एक s और 2 का एक p आपस में एनर्जी मिक्स करें। ठीक, मैं 2 ऑर्बिटल अभी हटा देता हूं, ये 2 ऑर्बिटल हटा दिए, ये हटा दिए। ठीक, 2p p में 3 होते हैं ना, एक ने एनर्जी मिक्स की, तो मिक्स करने के बाद दोनों जो आपस में एनर्जी मिक्स करेंगे तो जो बनेंगे ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल बनेंगे मिक्सिंग के बाद और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लें। आप एक बात बताइए, एक लीटर सिर्फ पानी ले लें और 1 लीटर शरबत ले लें। ठीक, शरबत मीठा होगा और पानी बिल्कुल फीका होगा, कुछ मिठास नहीं। दोनों को मिक्स करें तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए, मिक्सिंग में टोटल कितना हो जाएगा? 2 लीटर। और फिर उनको अलग अलग वेसल में 1-1 लीटर अगर बांट दें तो उन दोनों की मिठास कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? एक की एनर्जी कम है ऑर्बिटल की, दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, दोनों की एनर्जी को मिक्स किया और फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? इक्वल। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करें और फिर उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अगर आप उनको स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को मिक्स किया और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो ऑर्बिटल मिलेंगे इनको कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
इनको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग, है ना? क्या कह रहे हैं बेटा? फिर से बोले, क्वेश्चन पूछिए अपना। जैसे कि S में कम सबसेल, जितने सबसेल S के पास है उतने सबसेल को हाइब्रिडाइज कर सकता है। जितने S के पास ऑर्बिटल हो उतने ही मिक्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, जैसे कि S के पास मान लीजिए 1 सबसेल है तो वो सिर्फ 1 ही P के हाइब्रिडाइज करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, चीजें सिखा रहा हूँ आपको, ठीक? अभी देखते जाइए। तो अच्छा, एक S का और एक P का मिक्स हुआ था, बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए थे? S और P। तो जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनका नाम होगा sp sp। समझ पाए? अच्छा ठीक, एक बात फिर से बताओ, एक बात मुझे फिर से बताना, देख के सारे लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करना, सारी थकान भूल के। हमने यहां लिया 2s का ऑर्बिटल 1 है, और हमने यहां P के 2 ऑर्बिटल ले लिए। P में टोटल 3 होते हैं, 2 ऑर्बिटल हमने ले लिए और इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने का मतलब हाइब्रिडाइज्ड कर दिया, हाइब्रिडाइज्ड किया। हाइब्रिडाइज्ड करने के बाद हमने इनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। समझ रहे हैं? तो जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनको क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। कहेंगे ना? इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब बताओ इनका नाम क्या होगा? नाम हमेशा मिक्सिंग ऑर्बिटल के नंबर पर डिपेंड करता है। एक S और एक P जब मिक्स हो रहा था तो इनका नाम क्या था? sp sp। अभी यहां पर कितने मिक्स हुए हैं? एक S और 2 P, तो टोटल 3। जितने मिक्स होंगे उतने ही मिलेंगे। भाई जितने लीटर आप मिक्सचर बनाओगे उतने तो मिलेगा, तो अगर 3 मिक्स किए हैं तो 3 मिलेंगे। नाम क्या हो जाएगा? तीनों का नाम हो जाएगा एक S और 2 P, sp2 sp2 sp2। समझ पा रहे हैं? जितने मिक्स करोगे उसी बेसिस पर उतने मिलेंगे और उनका नाम मिक्सिंग ऑर्बिटल के नंबर पर डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, यहीं पर हम छोटा सा बना लेते एग्जांपल। एक 2s का और 3 ऑर्बिटल हमने 2p के मिक्स किए हैं, 2p के। अब इनको जब आप एनर्जी मिक्स करोगे, एनर्जी मिक्स करोगे, ठीक है, तो कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, क्योंकि 4 आपने मिक्स किए हैं, ठीक। और इन चारों का नाम क्या हो जाएगा? sp3 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 sp3। हाइब्रिडाइजेशन समझ आ रहा है? एक S और 3 P मिक्स हुए हैं। समझ रहे हैं? एक कितने ऑर्बिटल बताओ? S के कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 1। और P के कितने मिक्स हुए हैं? 3। तो टोटल मिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे? 4 मिलेंगे। और चारों नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल की बेसिस पर बनेगा sp3 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 sp3, है ना? अब हाइब्रिडाइजेशन होता इसलिए है, जब कभी बॉन्डिंग बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल में होगी तो ज्यादा मजबूत होती है, और अगर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल में होती है तो कम स्ट्रांग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है ताकि मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को और ज्यादा स्टेबल बनाया जा सके, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CH4 है, जितने मॉलिक्यूल कोवेलेंट होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है ताकि उन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को और थोड़ा बढ़ाया जा सके। समझ पा रहे हैं? सीधे बॉन्डिंग होगी। हाँ, जो आपके sp सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ss सिग्मा बॉन्ड उनकी स्टेट खत्म होने की वजह से उनकी बॉन्ड ब्रेक होने में डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है, इसलिए बनाया गया कि वो सब में वो हाइब्रिडाइज हो। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए मैंने सब एक लाइन में लिखा है। जो एक्सपेरिमेंटल बात करें अनन्वय, वो बात एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव की जा चुकी है कि मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब किया जाता है तो उनके ब्रेकिंग की एनर्जी अगर इक्वल मिलती है तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से है। समझ पाए? अभी कुछ चीजें मैं सिंपल वे में पूछता हूं, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक S
और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, बताइए हाइब्रिडाइज कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 2, और दोनों का नाम क्या होगा? sp। बोलो, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, बताइए क्या मिलेगा? 3 मिलेंगे। ऑर्बिटल टोटल कितने मिलेंगे? 3, और तीनों का नाम क्या होगा? sp2। अच्छा, एक s और 3 p आपस में मिक्स हुए हैं, तो टोटल कितने मिलेंगे? 4, और चारों का नाम क्या होगा? sp3। बोलो। अच्छा, एक s 3 p और एक d मिक्स हुआ है, तो टोटल कितने मिलेंगे? 5, क्योंकि 5 मिक्स किए हैं, और पांचों का नाम क्या होगा? sp3d। बोलिए। अच्छा, एक s 3 p और 2d आपस में मिक्स हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल 6 मिक्स हुए हैं, और नाम क्या होगा? sp3d2। समझ पा रहे हैं? बोलिए। हाँ, सर ये मिक्सिंग ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? मिक्सिंग आप कब तक चलेगी? नहीं, कब होगा? कब होगा? जब कभी भी मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा होता है, एक से ज्यादा बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बनते हैं, तो उनमें चांसेस 99% ये होते हैं कि जो ऑर्बिटल प्योर s या p ऑर्बिटल बॉन्ड ना बनाए, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड बने। समझ पा रहे हैं? जैसे H2O है, NH3 है, CH4 है, CCl4 है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा नंबर में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो उसमें प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग नहीं कर रहा होगा, उसमें चांसेस 99% ये होंगे कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब आप समझिए, ये चीज पहचानेंगे कैसे कि किसमें sp है, किसमें sp2 है, किसमें sp3 है, पहचानेंगे कैसे? तो मैं बहुत सिंपल सिस्टम बता रहा हूं। देखिए, ये वेस्प के नंबर पे डिपेंड करता है। वेस्प जो होता है, इसका फार्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये भी मैं स्ट्रक्चर से बना के अभी बताऊंगा। अगर वेस्प वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर और इधर हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत, बस 2 मिनट का और बचा है, अभी आपका खत्म हो जाएगा। अगर वेस्प की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, मतलब ऑर्बिटल 2 ही मिक्स हुए हैं सिर्फ। ठीक है। अगर वेस्प की वैल्यू 3 आई तो sp2 होगा, अगर वेस्प की वैल्यू 4 आई तो sp3 होगा, अगर वेस्प की वैल्यू 5 आई तो sp3d होगा, अगर वेस्प की वैल्यू 6 आई तो sp3d2 होगा, अगर वेस्प की वैल्यू 7 आई तो sp3d3 होगा। यही तक होता है, इसके आगे 11th 12th में भी नहीं है। लेकिन आप अगर sp3 तक पढ़ लेंगे तो आपका काम इतने से चल जाएगा। ठीक। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर निकालते कैसे हैं? तो वो बहुत सिंपल सा तरीका है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप बना लेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक। मैं कुछ की बात करता हूं, आप देखते जाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वेस्प की वैल्यू अगर 2 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और उसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बात करें, जैसे CO2 है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। ठीक। BeCl2 है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। एक बात और बताऊं, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड कभी काउंट नहीं होता। हम आपसे बात करें कि जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, H इधर है, H इधर है, बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp होगा, क्योंकि इसमें 2 पाई हैं और 1 सिग्मा है। पाई बॉन्ड होता है जब किन्हीं 2 एटम के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सिग्मा कहा जाता है। अगर 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो सिग्मा 1 ही रहेगा, पाई 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो हाँ, पाई के नंबर बढ़ सकते हैं, सिग्मा अकेला ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन के जो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर है उसमें हमेशा कौन काउंट होता है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। ओके। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। ओके।
चलिए, तो इसका शेप ये होगा। अगर हम, ये पहला केस है, अगर हम दूसरी बात करें, वेस्प इज इक्वल टू अगर आपका आ जाए 3, तो उसका जो शेप होगा ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। एग्जाम्पल इसका होगा AlCl3, एल्यूमिनियम बीच में है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन इधर है, बिल्कुल ऐसे प्लेन में, समझ रहे हैं। कोई 3 चीजें ऐसे अगर प्लेन में हो जाए तो वो प्लेन में है और ट्राइगोनल है, समझ रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एंगल पर होगी? 120 डिग्री पे। 120। हाँ, तो इसमें 11th में पूछेगा कि जब वेस्प इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 है, वेस्प इज इक्वल टू 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। उस कंडीशन में उनके बीच का एंगल कितना होगा? तो 11th में पूछेगा, 10th में नहीं पूछेगा, तो 120 डिग्री होगा। sp के केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे वेस्प इज इक्वल टू अगर 4 हो जाए, ठीक, तो इसका sp3 हो जाता है, ठीक। शेप इसका कैसा हो जाएगा? शेप इज इक्वल टू हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। लेकिन ये तब होगा जब चारों बॉन्ड पेयर हो, ठीक। लॉन पेयर 0 हो, लॉन पेयर इज इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल है जैसे CH4 या CCl4, ये है, C बीच में आएगा, ये एक आपका H ऊपर है, एक H इधर है, एक H इधर है और एक H इधर है। अब आप समझिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्लेन में बनता है ट्राइपॉड और एक ऊपर की तरफ, तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका एक और केस बन सकता है, जैसे वेस्प इज इक्वल टू, हाँ, वेस्प इज इक्वल टू 4 रहे, तब 2 केस बन जाएंगे। वेस्प इज इक्वल टू 4 रहे और 4 में 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस एक लॉन पेयर हो, ठीक। ये इसका केस आता है एग्जाम्पल जैसे NH3, इसका केस आता है NH3। अब आप बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो एक लॉन पेयर इसमें बचा रह गया और 3 बॉन्ड बन जाते हैं। ये लॉन पेयर ऐसे दिखाया जाता है। इसका शेप बताइए बेटा क्या होगा? इसका शेप होगा पिरामिडल। बोलिए, इसका शेप होगा पिरामिडल। ये पिरामिड जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? बोलिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। अगर वेस्प इज इक्वल टू 4 है तो केस चाहे जो कुछ बन जाए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। एक और केस बन सकता है, वेस्प इज इक्वल टू 4 ही रहे, वेस्प इज इक्वल टू 4 ही रहे, लेकिन केस आ जाए 2 बॉन्ड पेयर का प्लस 2 लॉन पेयर का। अब वाटर है, कोई बोल रहा था अभी वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। एक ये, इधर से ये शेयर किया, इधर से ये शेयर किया। ये कुछ उल्टा V जैसा नहीं लग रहा? उल्टा V, तो इसका जो शेप होता है वो V शेप्ड हो जाता है। ये हो जाता है V शेप्ड, V शेप्ड, ठीक। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर देखकर किसी भी मॉलिक्यूल में आप बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि दो बॉन्ड है ना इसमें, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ रहे हैं? एक से ज्यादा बॉन्ड अगर कोवेलेंट होंगे तो उनके बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ पा रहे हैं? इतना आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक। अब सिंपल वे में आपको अगर पहचानना हो, अगर कभी आइडेंटिफाई करना हो, जैसे हम आज के टेस्ट में मैंने एक सवाल पूछा था, SnCl4 में बताइए कितने बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर हैं, यही तो सवाल पूछा था। अब आप बताइए Sn के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना।
तो 4 बनाए, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। हमको कोई लॉन पेयर दिख रहा है? बोलो, कोई लॉन पेयर दिख रहा है क्या? बोलो बेटा, नहीं दिख रहा है ना। तो वेस्प इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? वेस्प इज इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर 4 है, लॉन पेयर 0 है, तो वेस्प की वैल्यू क्या आएगी? 4। लॉन पेयर है ही नहीं, इसके ऊपर लॉन पेयर कहाँ है? अब बताइए, वेस्प इज इक्वल टू 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, sp3। जब NTSC का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें sp2 sp3 तक हाइब्रिडाइजेशन दिया है। आपने किसी ने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया है? तो उसमें sp2 sp3 केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ मिलती है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये आपकी बुक में नहीं दिया है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे एक और, आप सारे लोग बड़ा ध्यान से, PCl5 फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल। एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, ये प्लेन में ट्राइगनल बन जाता है और एक ऊपर की तरफ Cl लगता है, एक Cl नीचे की तरफ लगता है। समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे बनता है जैसे ये प्लेन में बन जाए, ट्राइगनल बन जाए प्लेन में, और एक ऊपर की तरफ पिरामिड बने और एक नीचे की तरफ पिरामिड बन जाए। इसमें 5 बॉन्ड ऐसे बनते हैं, प्लेन में ट्राइंगल, एक ऊपर की तरफ बॉन्ड, एक नीचे की तरफ बॉन्ड। ठीक, तो इसका जो शेप है वो बोला जाता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगनल बाई पिरामिडल। हमको एक चीज पूछनी है आप सबसे, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताएं। हाँ, इसके शेप आप ये हो गया। वेस्प इज इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। लॉन पेयर है ही नहीं, तो वेस्प की वैल्यू कितनी आई? 5। वेस्प की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2। यहां कितनी वैल्यू आई? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कितना? sp3d। समझ पाए? अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल 2 टाइप के होंगे, लेकिन वो उससे आपको मतलब नहीं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे मॉलिक्यूल देख के। अब हम 1-2 एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते हैं, आप हमको बता दें, हमें भी तसल्ली हो जाए। देखिए, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, pH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताए कोई? मैं आंसर बता चुका हूं, बस मैंने एक के लिए अभी बताया था, दूसरे के लिए पूछ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मैं तो मानता हूं कि आप लोगों को सिखा ले गया इसका मतलब, क्योंकि पहले डर लग रहा था, क्योंकि ये चीज आपके लेवल से थोड़ा सा आगे थी। तो ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड पेयर कितने दिखे? 3। और लॉन पेयर कितना दिखा? 1। तो वेस्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेस्प की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ रहे हैं? वेस्प की वैल्यू 4 में 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे प्लस 1 लॉन पेयर रहेगा, है ना? 1 लॉन पेयर रहेगा। और अगर 4 आए तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, है ना? बोलो बेटा। चलिए एक और एग्जांपल बताइए, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। sp3d2 बिल्कुल सही है, क्योंकि सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 होते हैं। तो अच्छा, इसका शेप जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ ऐसा बनता है, सल्फर
एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो ये स्क्वायर बन जाता है प्लेन में। और फिर एक ऊपर की तरफ फ्लोरीन, एक नीचे की तरफ फ्लोरीन, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब बताइए इसका विस्प कितना होगा? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों? क्योंकि 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर कोई है ही नहीं। बोलो है ना? चलिए, तो ये हो जाएगा sp3d2। 6 पे क्या होता है? sp3d2। बताइए H2s का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा लास्ट? H2s में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लॉन पेयर होंगे और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 होगा ना? और सर बॉन्ड पेयर 2 होगा, लोन पेयर 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। एक हाइड्रोजन इधर से शेयर किया, एक हाइड्रोजन इधर से शेयर किया, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 2 लॉन पेयर दिख रहे हैं, वेस्प की वैल्यू 4 आएगी। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। समझा पाए आपको? आप सारे लोग समझ गए ना कि मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? इसमें ये डिफरेंट काइंड्स के पेयर शो करेगा, जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। क्योंकि अगर होता ही है कि अगर सारे बॉन्डेड पेयर्स हो तो उसमें जो एंगल बनेगा, क्योंकि रिपल्शन सेम होगा इसलिए एंगल सेम बनेगा। मैं एक बात बताऊं, सुनिए। लोन पेयर बनेगी तो उस केस में क्योंकि वो एंगल सेम नहीं बनेगा इसलिए पोलैरिटी आ जाती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए। ये इतना ही नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ, ये इतना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। H2O का कुछ, H2 और H2S दिखता एक जैसा है, लेकिन इसमें कई चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड एंगल का आ जाता है, स्ट्रेन का आ जाता है, कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें अभी अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आपके ऊपर। मुझे सिर्फ एक चीज़ और बतानी रह गई है, 1 मिनट और दीजिए, बस खत्म। अब देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल से इफ all atoms attached, all atoms are same, all atoms are same attached from central element, then नेट डाइपोल मोमेंट नहीं, एक और चीज बतानी है इसमें, सेम एंड सेंट्रल एलिमेंट डू नॉट हैव एनी लॉन पेयर, देन molecule will be non-polar and its net dipole moment will be 0। अब आप जितने लेना चाहो उतने ले लो। सेंट्रल एटम से अटैच्ड जो एटम है वो सेम हो और सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो, जैसे CO2, CH4, PCl5, SF6, IF7, SnCl4 और आप जितने जानते हो AlCl3 एटसेट्रा। अगर सेंट्रल एटम से अटैच्ड एलिमेंट सेम हो और सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो तो उस कंडीशन में उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा? 0। और मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा, हमेशा नॉन पोलर। समझ पा रहे हैं? उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, उनकी नेट पोलैरिटी 0 हो जाएगी। हाँ,
कुछ कह रहे हैं ओवरऑल क्यों? अच्छा ऐसा नहीं कि बॉन्ड नॉन पोलर होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी होगी लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। समझ रहे हैं? वेक्टर की बेसिस पर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? अगर एक भी लॉन पेयर दिख गया, एक भी लॉन पेयर दिख गया तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हम आपसे कहें NH3 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। H2O का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। हम आपसे कहते हैं H2S का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। PS3 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं। अटैच्ड एटम तो सेम है लेकिन सबके ऊपर लॉन पेयर है ना। अटैच्ड एटम डिफर कर जाए तब भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, और अगर लॉन अटैच्ड एटम सेम हुए और लॉन पेयर प्रेजेंट हुआ तब भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। बोलिए। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पेयर का रिपल्शन डिफरेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल की एंगल जो बॉन्ड पोजीशन शिफ्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वेक्टर एडिशन में डाइपोल मूवमेंट जीरो। हाँ, ये एक मेन रीजन है उसका। ठीक, डाइपोल जो रिपल्सन होता है वो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का कम होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे जब कभी भी लॉन पेयर का डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल से दूर की तरफ लिया जाता है। ठीक, अवे फ्रॉम एटम लिया जाता है तो वो ओवरऑल जीरो होने नहीं देता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन आपको मैं अपनी बात समझा पाया? कोई डाउट है किसी को? हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, डाइपोल मूवमेंट कर लेंगे, ठीक है, शेप बता लेंगे जितने तक आपको समझाया है। चलिए, बस इतना ही आपको बताना था। अब आज के लेक्चर में आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, बताएं। सर आप वो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या होता है? क्या चीज? पोलैरिटी। कोई किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पोल मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। कोवेलेंट बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ये बड़ी तेजी से ऑसिलेट करता है, कुछ टाइम क्लोरीन पे गुजारता है, कुछ हाइड्रोजन पे, मगर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जो कम निगेटिव एलिमेंट होता है उस पर कम टाइम स्पेंड करता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव निगेटिव डेवलप होने को ही पोलैरिटी डेवलप होना कहते हैं, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। अगर ये टूटे तो Cl पर माइनस आएगा और H पर प्लस आएगा, इसी को पोलैरिटी कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं? रेजोनेंस एक अलग चीज होती है, उसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, वो अलग चीज है, उसका यहां से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो रेजोनेंस अलग चीज है, वो मैं बता दूंगा आपको। जब पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या फ्री रेडिकल हो, तब पाई बॉन्ड की कंप्लीट शिफ्टिंग होती है उनका, कुछ कारणों से उसको रेजोनेंस बोलते हैं। वो आपको थोड़ा सा मतलब लगभग 20 मिनट आपको अलग से लगेगा। ठीक, तो अभी शायद इतना टाइम आपके पास है नहीं और आप थके भी हैं। जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आया? ठीक, इसके जो लोग नए आए हैं वो मुझे अलग से मिल सकते हैं किसी टाइम पर, लेकिन हाँ मैसेज या कॉल करके आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग टाइम से एक दूसरे के साथ बैठकर जो चीज़ें आपकी छूटी हैं वो हम पूरी करा देंगे। ओके, चलिए। क्या चीज़? फोन नंबर नहीं है आपका? अच्छा, फ़ोन नंबर नहीं है, उस पर ग्रुप पर तो हैं हम, टेलीग्राम पर। जी, सुमित गुप्ता। क्या चीज़? सर अगर सर वो लोग टेलीग्राम पे नहीं सर वो सिर्फ व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे होता है। अच्छा, तो व्हाट्सएप में मेरी फ़ोटो लगी है, आप नंबर निकाल के वहीं से कॉल कर लीजिए या आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली यहाँ मिलूँगा हजरतगंज सेंटर पे। ठीक, चलिए, परेशान मत होइए आप अपने। ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एलिमेंट शो करते हैं। ऑस्मियम सबसे ज़्यादा शो कर सकता है +8, मैंगनीज +7 करता है, ठीक, क्रोमियम +6 करता है। ठीक, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग टाइप से ऑक्सीडेशन।
ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम ओएस उसका वो होता है शॉर्ट फॉर्म। चलो जाए हाँ बस सर क्या क्या नहीं गिर रहा